हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुविला ऑफिशियल। हमारे यूट्यूब चैनल एजुविला ऑफिशियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जनरल साइंस के एनसीईआरटी के एमसीक्यू मैं अपने चैनल पर अपलोड करती आई हूँ। इसका 5 चैप्टर अपलोड हो चुका है और आज ये 6वां चैप्टर मैं अपलोड करने जा रही हूँ, पदार्थों के यांत्रिक गुण। किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एनसीईआरटी पर अपनी पकड़ मजबूत करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. प्लास्टिकता का गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है। दूसरा है, प्रत्यास्थता वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन दोनों में से वो सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो है वो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एक और दो दोनों। एक और दो दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई वस्तु प्लास्टिक का गुण ग्रहण करने के बाद अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसी वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में लौटने का प्रयत्न नहीं करती है, अर्थात पूर्ण रूप से विकृत हो जाती है, प्लास्टिक कहलाती है। वस्तु के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर आरोपित विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकार एवं आकृति में हुए परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे ही बल को हम हटाते हैं वो अपनी प्रारंभिक अवस्था प्राप्त करने लग जाती है। तो इन दोनों में बेसिकली यही अंतर है कि प्लास्टिकता जो है वो नॉर्मल अवस्था में वापस नहीं आ पाती है बल हटाने पर, और प्रत्यास्थता जो है वो जैसे ही हम बल हटाते हैं वो अपनी वास्तविक अवस्था में वापस लौटने का प्रयास करती है। चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, हुक के नियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कम विरूपक के लिए प्रतिबल तथा विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। और दूसरा है, यह नियम प्रत्यास्थता गुणांक को दर्शाता है। और कूट है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है एक और दो दोनों। एक और दो दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हुक का नियम क्या है? हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होता है विकृति के। तीसरे प्रश्न की ओर, अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है क्योंकि ए, तांबा, पीतल तथा एल्यूमिनियम के से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। बी, इस्पात का यंग गुणांक सबसे कम होता है। सी, इस्पात की प्रत्यास्थता सभी धातु की तुलना में सबसे कम होती है। डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, तांबा, पीतल तथा एल्यूमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है। अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि तांबा, पीतल और एल्यूमिनियम की तुलना में इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होते हैं। इस्पात की तन्यता अधिक होती है और इसका यंग गुणांक तांबा, एल्यूमिनियम तथा पीतल से अधिक होता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु का क्षेत्रफल उसके द्वारा उत्पन्न दाब को बढ़ाने या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है, दाब को कम करने के लिए बल के मान को हमेशा अधिक करना पड़ता है। अब कहता है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक। केवल एक इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी वस्तु का क्षेत्रफल उसके द्वारा उत्पन्न दाब को बढ़ाने या घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दाब बराबर क्या हो जाता है? हमारा फॉर्मूला क्या है दाब का? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा 5वां प्रश्न, जब कोई व्यक्ति रेत में शिथिल खड़ा होता है तो उसके पैर रेत में गहरे धंस जाते हैं, लेकिन यदि वह रेत पर लेट जाता है तो उसका शरीर रेत के में अपेक्षाकृत कम धंसता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति का भार बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है। बी, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब कम हो जाता है। सी, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल घट जाता है और शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब कम हो जाता है। या डी, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब अधिक हो जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब कम हो जाता है। रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर अपेक्षाकृत कम धंसता है। और ये किस लिए होता है? जब व्यक्ति लेटता है तो बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और उसके शरीर के भार के कारण उत्पन्न दाब कम हो जाता है, क्योंकि किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न दाब उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। सातवां प्रश्न हमारा, छठवां प्रश्न, हमारा छठवां प्रश्न है, द्रवों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। दूसरा है, किसी द्रव में डुबोने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगता है। और तीसरा है, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती है। और कहता है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है उसको ढूंढने के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों। मतलब द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। और दूसरा है, किसी द्रव में डुबोने पर सभी वस्तुओं का उत्प्लावन बल लगता है, सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगता है। ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है, दोनों ही कथन जो है वो सही है। द्रवों को जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसके आधार व दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी बर्तन में रखे तरल के किसी बिंदु पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित होता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। यह सभी वस्तुओं पर लगता है। चलते हम अपने 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारा, जब कुएं से बाल्टी की पानी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी ए, पानी की सतह के ऊपर भारी हो गई है। बी, पानी की सतह के ऊपर हल्की हो गई है। सी, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो देती है। या डी, पानी के बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ए, पानी की सतह के ऊपर भारी हो गई है। जब कुएं से बाल्टी की पानी को हम ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आर्किमिडीज के उत्प्लावन के सिद्धांत के अनुसार जब हम देखते हैं तो जब कोई वस्तु पानी में होती है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है, जिसके कारण वस्तु के भार में कमी महसूस होती है। लेकिन जब वस्तु पानी की सतह के ऊपर आ जाती है, पानी से हम किसी वस्तु को निकाल लेते हैं तो उत्प्लावन बल नहीं होता है उस समय। तो इसी के कारण वस्तु जो है वो हमें भारी प्रतीत होती है। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। और दूसरा है, वस्तु को द्रव में डुबाने पर उस पर लगा बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार से कम होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है केवल एक। केवल एक इसका सही जवाब होगा। उत्प्लावन बल का परिमाण जो है वो तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। क्योंकि उच्च घनत्व वाला द्रव निम्न घनत्व वाले द्रव की तुलना में वस्तु पर अधिक उत्प्लावन बल लगाता है। समुद्र के जल में तैरना साधारण जल में तैरने की तुलना में सरल होता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व
उच्च होता है, अधिक होता है, जिसके कारण उत्प्लावन बल भी अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित अनुप्रयोग नहीं है? पहला, जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन। दूसरा, दूध के नमूनों की शुद्धता जांच करने में प्रयुक्त दुग्धमापी। तीसरा, द्रवों का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त हाइड्रोमीटर। और चौथा, दाब मापने के लिए बैरोमीटर। तो इसमें कहता है कि कौन से कथन जो है वो सही है? पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, या सिर्फ चौथा? तो इसमें से कौन सा जवाब जो है, कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 4, दाब मापने के लिए बैरोमीटर। दाब मापने के लिए बैरोमीटर जो है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, क्योंकि बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव का दाब गहराई बढ़ने से बढ़ता है। द्रव चालित स्थापक और द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित युक्तियां हैं। या तीसरा, औषधि विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान में दाब के मात्रक के रूप में टॉर का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 1, 2, 3, ये तीनों ही कथन जो है वो सही है। औषधि विज्ञान, सबसे पहले तो गहराई के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ये सही है। दूसरा है, औषधि विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान में दाब के मात्रक के रूप में टॉर का उपयोग किया जाता है तथा मौसम विज्ञान में दाब का सामान्य मात्रक बार तथा मिली बार का प्रयोग किया जाता है। अब द्रव चालित उत्थापक और ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित युक्तियां हैं। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्व नगण्य हो तो पात्र में रखे द्रव के किसी एक बूंद पर दाब बढ़ाने पर दाब द्रव के सभी बिंदुओं व पात्रों की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है। अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय तथा बर्नौली प्रमेय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्नौली प्रमेय केवल असंपिंडीय पर लागू होती है। दूसरा, द्रव के विक्षोभ प्रवाह में बर्नौली प्रमेय का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा, बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करती है। और कहता है इसमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन को ढूंढना है हमें। तो इसमें सही कथन कौन सा हो जाएगा? इसका सही कथन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। बर्नौली प्रमेय एक प्रतिबंध है कि यह असंपिंडीय द्रवों पर ही लागू होती है, क्योंकि इस प्रमेय में तरलों की प्रत्यास्थ ऊर्जा को नहीं लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अस्थिर तथा विक्षोभ प्रवाह में भी बर्नौली प्रमेय उपयोग में नहीं आता है, क्योंकि इस प्रवाह में वेग तथा दाब समय के साथ अस्थिर रहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं? फिल्टर पंप, चूसित्र, बुनसर बर्नर, हाइड्रोलिक ब्रेक, स्प्रेयर। तो इसमें कहता है कौन सा कथन, इसमें उत्तर दिए गए हैं उसमें से ढूंढना है कि बर्नौली के सिद्धांत पर कौन से यंत्र जो है वो कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है सी, 1, 2, 3 और 5। फिल्टर पंप, चूसित्र, बुनसर बर्नर और स्प्रेयर, ये जो है यंत्र बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जबकि हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैग्नस प्रभाव को प्रदर्शित करता है? चक्रण करती हुई गेंद, वायुयान के पंखे की आकृति, कीटनाशकों के छिड़काव में उपयोग किए जाने वाले यंत्र, इनमें से कौन सा जो है वो उत्तर सही है? पहला और दूसरा, केवल 2, केवल 1, या पहला और तीसरा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1।
केवल एक इसका सही जवाब है। मैग्नेस प्रभाव को प्रदर्शित करता है, केवल एक जो है वो चक्रण करती हुई गेंद जो है वो ही केवल जो है मैग्नेस प्रभाव को प्रदर्शित करता है, क्योंकि चक्रण करती हुई गेंद के ऊपर का वायु दाब अधिक तथा नीचे कम हो जाता है। इस दाबांतर के कारण गेंद सरल रेखा में नहीं चल पाती है और नीचे को झुकते हुए वक्राकार पथ पर चलती है। इसे ही मैग्नेस प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्यानता तरलों में उपस्थित आंतरिक घर्षण होता है। गैसों की श्यानता बढ़ने पर घटती है जबकि द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो कहता है इसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक तो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है केवल एक। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों के मध्य होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। द्रवों में उपस्थित आंतरिक घर्षण के कारण श्यानता उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक श्यानता किसकी होगी? जल की, वायु की, खून की या शहद की? इसका सही जवाब है शहद की। जो पदार्थ सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा उसी की श्यानता सबसे अधिक होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा गाढ़ा कौन है? सबसे ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा शहद, एकदम चिपचिपा सा होता है, शहद हो जाएगा। तो अगर हम इसको सजाते हैं तो क्रम से, तो ऐसा होगा कि ये हो जाएगा 1 नंबर पे, फिर खून हो जाएगा दूसरे नंबर पे, जल हो जाएगा तीसरे नंबर पे, और ये वायु जो है वो चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा श्यान हो जाएगा शहद, उसके बाद खून, उसके बाद जल और सबसे अंत में वायु। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। सबसे अधिक अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी श्यान द्रव में गिरते पिंड पर कार्यरत श्यान बल तथा उत्प्लावन बल गुरुत्व बल के तुल्य हो जाता है, तब पिंड जिस वेग को प्राप्त करता है उस वेग को क्या कहते हैं? त्वरित वेग, सीमांत वेग, मंदक या ताक्षणिक वेग, क्या कहते हैं? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सीमांत वेग। किसी श्यान द्रव में गिरने पर पिंड सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है। इसका कारण ये है कि पिंड श्यान द्रव में गति करता है तो पिंड का वेग बढ़ने लगता है। वेग बढ़ने के साथ श्यान बल का भी मान बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वस्तु का भार अर्थात गुरुत्व बल श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर हो जाता है। तब इस स्थिति में वस्तु एक नियत वेग से गिरना प्रारंभ कर देती है और इस नियत वेग को ही सीमांत वेग कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की जो बूंदें हैं वो गोलाकार आकृति की होती है। वर्षा की बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। वर्षा की बूंद या प्रत्येक द्रव इसका स्वतंत्र पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को कम से कम रखने का प्रयास करता है, अतः एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है, जिसके कारण पृष्ठ के समानांतर सभी दिशाओं में तनाव उत्पन्न हो जाता है और बूंद गोलाकार आकार ग्रहण कर लेती है। 18वां प्रश्न, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्व बल के कारण? इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण। लोहे की जो सुई है वो पानी की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पानी की सतह के अणुओं के सहसंजक बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तब लोहे की सुई पानी पर तैरने लगती है। अगला प्रश्न हमारा, तनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृष्ठ तनाव ताप वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है। पृष्ठ तनाव द्रव तथा अन्य किसी पदार्थ के मध्य अंतरापृष्ठ के बल में प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल है। इसमें से सत्य कथन कौन सा है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 2। पृष्ठ तनाव द्रव के मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल पर खींची गई काल्पनिक रेखा के
प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल होता है। अगला प्रश्न हमारा, किसी द्रव में अपमार्जक या साबुन का घोल मिलाने पर क्या होता है? पृष्ठ तनाव घट जाएगा, संपर्क कोण का मान कम हो जाएगा, ग्रीस तथा तेल के दाग धब्बे को हम आसानी से छुटा सकते हैं या हटा सकते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, 1 2 3 तीनों ही हो जाएगा। किसी द्रव में जब हम अपमार्जक या साबुन के घोल को मिलाते हैं तो उस द्रव का जो है पृष्ठ तनाव वो घट जाता है, क्योंकि अपमार्जक के अणुओं तथा द्रव के अणुओं के मध्य असंजक बल कार्य करने लगता है। असंजक बल घट जाता है तथा ससंजक बल प्रभावी हो जाता है, और ससंजक बल के कारण ही जब द्रव में अपमार्जक को मिलाया जाता है तो संपर्क कोण या स्पर्श कोण का मान घट जाता है, जिस कारण ग्रीस या तेल के दाग को आसानी से हम हटा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का MCQ, चैप्टर 6 से था, चैप्टर 6 से, और ये ख़त्म हो गया MCQ इसका। आगे हम बात करेंगे चैप्टर 7 का, जो है उष्मा से। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। यदि हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।